Welcome to टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं एक स्पेशल टैक्स मास्टर क्लास। पार्ट 14 में हम बात कर रहे हैं विद होल्डिंग टैक्सेस जो आपको ड्यूरिंग द टैक्स ईयर करने पड़ते हैं एज ए विद होल्डिंग एजेंट। सेक्शन 153 को हम देख चुके हैं जो बड़ा फेमस है। अब सेक्शन 154 की बात करेंगे। जब फाइनेंस एक्ट आता है किसी साल भी, जिस तरह इस साल फाइनेंस एक्ट 2021 है, तो विद होल्डिंग एजेंट्स को उस रेट के मुताबिक विद होल्डिंग शुरू कर देनी होती है उसी मंथ से, जुलाई से, जब से फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है। जबकि टैक्स फाइलिंग जो होती है उस लॉ के मुताबिक अगले साल होती है। तो इस वक्त हम टैक्स ईयर 2022 में हैं। हम देख रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट 2021 क्या चेंजेस लाया है लॉ में, जो आपको यहाँ रेड टेक्स्ट में नज़र आएंगे, और ब्लैक टेक्स्ट में वो लॉ है जो प्रीवियस चला आ रहा है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपने, जैसे हम टैक्स मास्टर क्लास में बात कर रहे हैं, अगर आपने एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले तो कोशिश करें, जैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है तो इसी तरह टैक्स लॉ को एक दफ़ा सेक्शन 1 से लेके 14 स्केड्यूल तक जो हम इन वीडियोस में कवर करेंगे वो आप एक दफ़ा रीड करें। ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन या 2 दिन या 1 से 2 साल में हो। कोशिश करें 3 से 5 सालों में पूरा लॉ आप एक दफ़ा रीड ज़रूर करें। उसके बाद 5 साल में ये करें, अगले 5 साल में ये करें कि जो मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं उनमें से कुछ आप हर वक्त यूज़ करते होंगे, कुछ सेक्शंस जिसमें विद होल्डिंग है या टैक्स फाइलिंग है या शायद अपील का है या डेफिनेशंस के सेक्शन है, कुछ हैं जो बिल्कुल कभी भी यूज़ नहीं करते होंगे। तो फिर आप मुख्तलिफ़ उन केस लॉज देखें अगले 5 सालों में, तो 10 साल ये हो गए जो जहाँ पर आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ़ सेक्शंस को ट्रिब्यूनल ने या हाई कोर्ट ने या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिफ़ाइन किया, कैसे अप्लाई किया, उसका मीनिंग क्या था। फिर हर साल जो है इन 5-10 सालों में आप जो फाइनेंस एक्ट्स आते हैं उनको देखते रहें, और ख़ास तौर पे अगर आप अकाउंटेंट हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, टैक्स से रिलेटेड हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो आप ये सारी चीज़ें करते रहें। तो इस तरीके से आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो डेवलप हो जाएगी, और 15 साल गुजरने के बाद जो है, और साथ साथ टैक्स फाइलिंग, टैक्स अपील्स, टैक्स केसेस करने के बाद आप अपने आप को एक्सपर्ट कंसिडर करें। क्योंकि टैक्स लॉ में इंटरेस्टिंग बात यह कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में, जैसे यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ब्लैक यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, वाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ लिखा है। लेकिन अगर आप लॉ नहीं स्टडी करेंगे, लॉ में चेंजेस नहीं स्टडी करेंगे, तो आप फिर लॉ को सही अप्लाई नहीं कर सकेंगे, टैक्स फाइलिंग हो, अपील हो या सुप्रीम कोर्ट के केस में। मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर रहा था प्रीवियस वीडियो में भी कि जब कोई 5-10 साल बाद, 15 साल में आप कंफर्टेबल हों, इस वक्त अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को अपने फ्यूचर टारगेट के लिए, या आपके 10-15 साल हो चुके हैं टैक्स फील्ड में, तो उस हवाले से आप मुख्तलिफ़ हाइपोथेटिकल केसेस भी सोच सकते हैं। जैसे अक्सर मैं जो आईटी कंपनीज़, आईटी फ्रीलांसर्स के हवाले से इस सेक्शन पे आता था कि वो भी तो एक्सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन उनसे बैंक क्यों नहीं डिडक्शन करता। तो ये सेक्शन 154 शुरू से है, जब से टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, और वो कहता है कि एवरी ऑथराइज डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी बैंक्स हो गए वो, एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ बाय द एक्सपोर्टर, तो सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा हुआ है। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स में मैं बात कर रहा हूँ, टैक्स ईयर 2021 और उससे प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहा हूँ, में एक्सपोर्ट पे जो सर्विस एक्सपोर्टर्स थे उनसे टैक्स डिडक्शन नहीं होती थी। तो ये तो सेक्शन इससे रिलेट करता है और ये कहता है कि जी 1% आप डिडक्ट करें। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो इस साल ये जो रेड में टेक्स्ट है ये फाइनेंस एक्ट 2021 की वजह से ऐड हुआ है, और वो कह रहा है, सेक्शन है 154A। इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक है प्रीवियस सेक्शन से, और ये कहता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यहाँ पर इसका टाइटल दिया हुआ है एक सिर्फ एक्सपोर्ट्स। तो मैंने यहाँ खुद से क्वेश्चन काफ़ी साल पहले रेज़ किया कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स का सिर्फ मेंशन है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है, बाय द एक्सपोर्टर, इसलिए डिडक्शन नहीं होती। इस साल अब लॉ में ये चीज़ ऐड हुई है कि एवरी ऑथराइज डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज शेल एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इस सेक्शन तकरीबन उसका स्ट्रक्चर वही है, लेकिन किसकी बात हो रही है,
एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है। आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की बात हो रही है। जो 65F के टैक्स क्रेडिट में नहीं आते उनसे डिडक्शन होगी। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है लोगों को कि वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स उनकी आ रही हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आईटी सर्विसेज या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में, और वो जो टैक्स क्रेडिट स्कीम 65F में इंट्रोड्यूस हुई है 1 जुलाई 2021 से, क्योंकि 30 जून 2021 तक जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन है। जो अब जो टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ है, टैक्स ईयर 2022, इसमें अब जो है ना टैक्स क्रेडिट स्कीम अवेलेबल है। तो टैक्स क्रेडिट स्कीम के हवाले से जो उसमें फॉल कर रहे हैं, और इस पर हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी, उनसे तो डिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन केसेस टैक्स क्रेडिट अंडर इज़ नॉट अवेलेबल। तो अब ये नॉट अवेलेबल क्यों होगा, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये जो सर्विसेज हैं ये बेसिकली अब इन पर 1% के हिसाब से विद होल्डिंग होगी अगर आप 65F के टैक्स क्रेडिट में फॉल नहीं करते। इसी तरह सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज जो रेंडर हो रही हैं पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं, उस पर रॉयल्टी कमीशन वगैरह जो है जो रेजिडेंट कमा रहा है, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं उस पर 1% डिडक्शन होगी। इसी तरह कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान से बाहर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और इसी तरह अदर सर्विसेज रेंडर्ड एज नोटिफाइड जो बोर्ड टाइम टू टाइम बता सकता है। और फिर यहाँ पे ये पूरा सेक्शन ऐड हुआ है, तो इसलिए इसमें हर बात है कि टैक्स डिडक्शन शैल बी फाइनल टैक्स होगी अगर जो है जिन लोगों से इस सेक्शन के तहत 1% विद होल्डिंग होगी उनके लिए ये फाइनल टैक्स होगी। जो आईटी फ्रीलांसर हैं जिनको टैक्स क्रेडिट है उन्होंने टैक्स पे करना ही नहीं है, तो उनसे 1% विद होल्डिंग नहीं होगी। तो जो इन्होंने अगर रिटर्न फाइल की हो, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स की हो, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल की हो, या रिक्वायर्ड और नो टैक्स क्रेडिट मिलेगा फॉरेन टैक्सेस के लिए। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर सेक्शन अब आ गया है, और इसमें स्टेट बैंक और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मज़ीद रूल्स बनाएंगे। तो रूल्स में मज़ीद क्लैरिटी होगी कि कौन लोग इसमें फॉल कर रहे हैं, कैसे उनसे डिडक्शन होगी। फिर 155 जो सेक्शन है वो कहता है कि रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसको यहाँ बेहतर इसकी वर्डिंग कर दी गई है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के वर्ड के बजाय रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया कि यार वो शख्स जो रेंट पे करता है किसी भी ओनर को, वो उसमें से टैक्स डिडक्ट करेगा। और ये जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉर अप्लाई व्हेन अ पेमेंट इज़ मेड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ इमूवेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ हेड ऑफ अकाउंट, चाहे वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के नीचे जाती है या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे जाती है, विद होल्डिंग टैक्स ज़रूर होगा। और कौन कौन विद होल्ड करेगा, ये सारे लोग। इसमें आप देखें नॉन प्रॉफिट भी है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है। आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें प्रिस्क्राइब पर्सन की लिस्ट डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट है। तो हर एक सेक्शन में किस शख्स ने ये डिडक्शन करनी है उसका जिक्र है। इंडिविजुअल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो रेंट पे कर रहे हैं, और वो रेंट 1.5 मिलियन से पूरे साल के लिए ज़्यादा, 15 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप सालाना रेंट अगर पे कर रहे हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो वो पेमेंट करेगा, चाहे नेक्स्ट पर्सन इंडिविजुअल हो, जो ओनर हो वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, कोई भी हो, तो वो करेगा। इसी तरह बोर्ड और लोगों की भी लिस्ट बना सकता है। प्राइज़ बॉन्ड और विनिंग्स का काफ़ी लोगों को पता है कि कोई शख्स प्राइज़ जीतता है, रेफल लॉटरी वगैरह जीतता है, कोई प्रमोशन जीतता है, जैसे गाड़ी किसी को मिल जाती है, तो उस पर उसको टैक्स पे करना होता है। इसी तरह अखबार में कोई क्रॉसवर्ड पजल वगैरह, तो ये सब क्लियर वर्ड्स है। इसके अलावा अगर कोई गिफ्ट या बेनिफिट मिलता है और यहाँ मेंशन नहीं, तो शायद फिर वो इस सेक्शन के तहत ना आए, किसी और सेक्शन के तहत आए, या फिर टोटली उस पर विद होल्डिंग हो ही ना, तो यहाँ डिडक्शन करनी पड़ेगी। इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से है कि अगर कोई पर्सन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो पेट्रोल पंप को वो डिडक्शन करेगा। और टाइम ऑफ डिडक्शन है, किस टाइम पे डिडक्शन की जाएगी, आगे चलते हैं। कुछ लोग जिनके एग्जेम्प्ट हैं उनको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट या सेकंड शेड्यूल में उनका जिक्र है कि उनको रेट कम अप्लाई किया जाएगा, तो उसके हवाले से यहाँ कुछ रेड में जो चीज़ें चेंज किया। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ कंपनी द कमिश्नर शेल इशू एग्जेम्पशन और लोअर टैक्स रेट अंडर दिस सेक्शन विद इन 15 days ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। और
प्रोवाइडेड फर्दर शेल बी डीम टू हैव इश्यूड, अगर 15 दिनों के अंदर अंदर नहीं किया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लॉ अब स्पेसिफाई कर रहा है कि अगर किसी शख्स का बेनिफिट है या ड्यूटी है तो उसने वो काम करना है। तो ऊपर वाले सेक्शंस में अगर किसी शख्स से विद होल्डिंग उस रेट पे नहीं होनी जिस पे बाकी लोगों से होनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स है वो गुड्स सप्लाई कर रहा है और उसको इनकम टैक्स लॉ में सेकंड शेड्यूल में या कोई कम रेट है, बाकी लोगों से 5% डिडक्शन हो रही है, इससे 1% होनी है, तो ये सर्टिफिकेट कमिश्नर से ले सकता है कि मेरे से विद होल्डिंग आप 1% करें। या अगर वो टोटली एग्जेम्प्ट है तो जैसे स्टार्टअप्स हैं और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको 153 के तहत उनसे विद होल्डिंग नहीं होगी, तो उनको विद होल्डिंग सर्टिफिकेट लेना चाहिए और एग्जामेशन सर्टिफिकेट लेना चाहिए और उस एग्जामेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई करें। अगर वो कंपनी है तो उनको 15 डेज़ में जवाब मिल जाना चाहिए। अगर कमिश्नर 15 डेज़ में जवाब नहीं देता उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो इसका मतलब होगा कि उनको एग्जामेशन मिल गया और ऑटोमेटिकली वो एग्जामेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, any tax has been collected or deducted in the section shall be paid to the commissioner by person making, तो ये ज़रूरी है कि कमिश्नर को पे किया जाए। और अगर फेलियर होगा कोई शख्स, और इसमें काफ़ी सारे बिजनेसेस ये करते आए हैं कि कस्टमर से विद होल्डिंग सेक्शंस के तहत, और आगे भी हम देखेंगे विद होल्डिंग सेक्शंस आएंगे के तहत टैक्स डिडक्ट करते रहे और इनकम टैक्स, और ये सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स में तो बहुत ज़्यादा ये हैबिट बन गई थी या ये काम हो रहा था कि कस्टमर से या इस केस में अपने सर्विस या गुड्स प्रोवाइडर से तो डिडक्शन आप इनकम टैक्स की कर रहे हैं, लेकिन जो आगे आप गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे। तो फेलियर के केस में यहाँ पर बताया भी गया है कि जो है ना क्या पनिशमेंट होगी और फेलियर से क्या मुराद है, और फिर लाइबिलिटी क्या होगी ऐसे शख्स की जिसने टैक्स जो है विद होल्डिंग टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना था, और फिर ऐसे शख्स से रिकवरी कैसे होगी जिसने टैक्स वगैरह नहीं पे किया। और ओवरऑल रिकवरी, एक चीज़ जो याद रखें, सेक्शन 164 कहता है कि हर एक शख्स से, जैसे मोबाइल पर आपसे इनकम टैक्स डिडक्ट होता है तो आपका राइट है कि आपको सर्टिफिकेट मिले। बैंक वाला अगर कोई रिफ्यूज़ करे आपको सर्टिफिकेट देने के लिए, ख़ासतौर पे अगर वो आपका अकाउंट है और उसमें कोई इशू नहीं आ रहा अकाउंट पर, तो आपका राइट है कि आपको मिले। इसी तरह जो सर्टिफिकेट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, और अभी हम देखेंगे और भी विद होल्डिंग है, क्योंकि तो बहुत थोड़े से आपने अभी देखे थे, ज़्यादातर आगे एक और पार्ट है उसमें हम इसको देखेंगे। तो ये सारे सेक्शंस में जब भी कोई विद होल्डिंग एजेंट आपसे विद होल्ड करता है, चाहे वो गवर्नमेंट इदारा है या प्राइवेट इदारा है, तो वो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट देगा, ये आपका राइट, और प्रॉपर टाइम पे देगा, उसको वो डिले नहीं करेगा। और इसी तरह वो पर्सन्स जो विद होल्डिंग करते हैं उन सब ने विद होल्डिंग स्टेटमेंट सेक्शन 165 के तहत इस इंफॉर्मेशन के साथ, यानी जिस शख्स से विद होल्ड किया उसका नाम, उसका CNIC, उसका NTN, अगर वो इंडिविजुअल है फिर तो ये दोनों चीज़ें सेम है, अगर वो AOP और कंपनी है तो फिर डिफरेंट होंगे, मतलब उसमें CNIC नहीं होगा, फिर टैक्स नंबर होगा और इन्फॉर्मेशन। और मैंने जैसा आपको कहा कि आहिस्ता आहिस्ता लॉ में चेंजेस होते होते वो फिर उसमें एक डिफ़िकल्टी आती है। वो क्वार्टरली बेसिस पर विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करेगा, लेकिन जो विद होल्डिंग करेगा वो डेली बेसिस पर करेगा। जैसे जैसे पेमेंट करेगा वो पेमेंट करके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, नेशनल बैंक के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू वो पेमेंट पहुंचानी है, रोक नहीं सकता वो पैसे, वो बिज़नेस में वो पैसे यूज़ नहीं कर सकता। उसकी डबल एंट्री भी करना ज़रूरी है कि वो लाइबिलिटी है जो आप अपने पास होल्ड करते हैं, और इनकम टैक्स की भी वो इसी तरह की एंट्रीज होंगी, सेल्स टैक्स की भी और सर्विस टैक्स की भी। तो इसकी अकाउंटिंग वगैरह जो है अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में वो भी होगी और यहाँ भी आप करेंगे। तो ये एक सेक्शन था। यहाँ पर हम अब ये सेक्शन 165 में बहुत सारी बातें लिखी हैं, इसमें कुछ जो नई बातें हैं वह है एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, यानी वो शख्स जिसने टैक्स कलेक्ट करना है, और डिडक्टिंग फ्रॉम अ पेमेंट अंडर मुख्तलिफ सेक्शंस, और स्केड्यूल 10 स्केड्यूल का जिक्र है, शेल ई फाइल द कमिश्नर एन एनुअल स्टेटमेंट रेलिवेंट विद इन वो है तो 30 डेज़। तो ये वो बात कर रहा है कि वो एक पूरे साल की भी स्टेटमेंट फाइल करेगा विद इन 30 डेज़
30 जून को जब उसका फाइनेंशियल टैक्स ईयर ख़त्म होगा तो जुलाई के एंड पे उसने फ़ाइल करना है। और इसी तरह प्रिस्क्राइब पर्सन की ई फाइलिंग का और मुख्तलिफ जो विद होल्डिंग्स हैं उनके लिए बात की हुई है। mentioned in annual statement amount declared in the return audited account by the due date। वो कह रहा है कि फिर वो सारी अमाउंट्स रिकनसाइल भी होंगी। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्लियरली लिख दी गई है कि जो अमाउंट्स आप अकाउंट्स में शो करेंगे वो आपके अकाउंट्स में आपने जितनी मैंने वही बात की कि डबल एंट्री कर विद होल्डिंग टैक्सेस की भी और सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स की भी डबल एंट्री करना ज़रूरी है। कि अब तो लॉ में भी कह दिया गया है कि जो लोग विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करें वो अपने अकाउंट्स रिकनसाइल करेंगे। इसका मतलब है एक तो वो अकाउंट्स रखेंगे और उनको रिकनसाइल करेंगे और रिकनसाइल करने के बाद जो है उनके ऑडिटेड अकाउंट्स या अगर ऑडिट नहीं भी करवाना तो उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और उनकी जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने जो एफबीआर को सबमिट किए हैं क्वार्टरली बेसिस पे एनुअल बेसिस पे वो दोनों आपस में रिकनसाइल्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है अपनी विद होल्डिंग कुछ और शो कर रहे हैं जो करते हैं लोग, चूँकि डबल एंट्री नहीं कीप कर रहे होते सिंगल एंट्री के बेस पर, यानी सिर्फ कैश इनफ्लो आउटफ्लो नोट कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि मुल्क में बहुत सारे ग्रेजुएटेड पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स हैं जिनको अगर आप जॉब देंगे तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि आपका बिज़नेस मजबूत होगी, आपकी टैक्स कंप्लाइंसेस नहीं होंगी। वही पैसे जो किसी वजह से आप टैक्स अथॉरिटीज़ को या बिला वजह किसी टैक्स इंस्पेक्टर को देते हैं, अगर वही पैसे आप एम्प्लॉयड अकाउंटेंट्स को देंगे और अकाउंटेंट्स भी आगे टैक्स लॉ को अच्छी तरह समझेंगे, अपने बिज़नेस के लेवल के मुताबिक इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे छोटा कारोबार है, सोल प्रोप्राइटर है, बड़ी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगला जो सेक्शन है वो अक्सर अखबारों में आता है कि जी एफबीआर के कानून में यानी टैक्स लॉ में ये बात लिख दी गई है कि बैंक्स को जो है ना एफबीआर को इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो ये सेक्शन जो है देख लेते हैं, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ अगर हम कोने में जाएंगे तो ये तो फाइनेंस एक्ट 2013 से ये सेक्शन ऐड हुआ है, इसीलिए जो नया ऐड हुआ है इस दफ़ा वो रेड में है और जो पुराना चला आ रहा है वो जिस तरह ये वाला सेक्शन 1 टैक्स ईयर 2014 के लिए एप्लीकेबल था। तो उस टाइम से बैंक्स पाबंद हैं। वो सारे बैंक्स कौन हैं जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत जो है ना फॉर्म होते हैं कि वो लिस्ट ऑफ पर्सनस प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे जो कैश विड्रॉ करते हैं एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ इन अ डे। उन पे अब तो टैक्स डिडक्शन ख़त्म हो गई है या साल महीने के 1 मिलियन से ज़्यादा निकालते हैं किसी भी कैलेंडर ईयर में, या उनके पास जो है उनके अकाउंट्स जो है मिल। तो कहने का मतलब अगर आप इस लिस्ट को देखें तो बैंक्स पाबंद है और बैंक्स बड़े सालों से बहुत सालों से इंफॉर्मेशन बाकायदगी से जैसे विद होल्डिंग स्टेटमेंट वो लोग सबमिट करते हैं तो बाकी बिजनेसेस हो गए या बाकी विद होल्डिंग एजेंट्स तो सिर्फ विद होल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। बैंक्स पाबंद हैं कि ऐसे लोगों की लिस्टें अलॉन्ग विद CNIC वगैरह या NTN नंबर्स इनको दें और ऑनलाइन देते होंगे, आप मैन्युअली तो देते नहीं होंगे। तो कमिश्नर अगर आपका केस या ऑडिट टीम अगर आपका ऑडिट प्रॉपरली करे तो उनके पास वैसे ही एफबीआर के पास इन हाउस बहुत सारा डेटा आ गया जो वो बैंकों से ले रहे हैं। फिर आगे आप अभी आगे देखेंगे लॉ में और इदारे हैं, EOBI का इदारा है, DHA है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, जहाँ से डेटा वो सारा डेटा एफबीआर के डेटाबेस में जा रहा है और एफबीआर CNIC से ट्रेस कर सकता है कि अगर वो देखना चाहे कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को कंपेयर करना चाहे कि आपने कितने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है और एक्चुअली में मुख्तलिफ प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी के डेटा में कितने घर या बैंक अकाउंट्स आपके डिक्लेयर्ड है तो वो ईज़िली देख सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें फुल डिस्क्लोजर दे और हर एक इनकम एसेट एक्सपेंसेस को डॉक्यूमेंट पर बेस करते हुए डिक्लेयर करें। इसी तरह वो कह रहा है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक। तो मज़ीद एक और सेक्शन है 165B जहाँ पर अगर कोई जो है इदारा जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लीजिंग कंपनीज है। अब ऐसा है कि आपने गाड़ी लीज पे ली है, आपने कहा है कि यार मैं जो हूँ इसको ना तो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करता हूँ
और ली आपने अपने नाम पे ही है और आप कैश में ट्रांजैक्शन करके पेमेंट कर रहे हैं या कोई और तरीका कर रहे हैं या प्रॉपरली आपने लीज़ जो 4 गाड़ियाँ लीज़ पे ली हैं शो नहीं कर रहे, तो उनके पास ऑलरेडी लीजिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक से डेटा जा रहा है कि ये चीज़ें आपके नाम पर हैं या आपसे रिलेटेड एसोसिएटेड लोगों के नाम पर है। तो इस तरीके से आप अपने लिए प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि टैक्स वालों के पास जब एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ जाए, और वो यही इन्फॉर्मेशन और यही सोर्सेज हैं कानून में जिन मुख्तलिफ इदारों से, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हैं, पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनसे जो डेटा जा रहा है उनके पास, अगर वो उसको प्रॉपरली आपके टैक्स रिटर्न के साथ चेक करें तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ख़ुद से सारे साल में जो जो ट्रांजैक्शंस की हैं उन सब का डेटा अपने पास जमा करके अपने कंसल्टेंट के थ्रू या जैसे हम टैक्स दोस्ती के टीम के थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कम से कम ये प्रॉब्लम्स होंगे। और सेक्शन 166 कहता है प्रायोरिटी ऑफ टैक्स कलेक्टेड, वो बता रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और इस तरह टैक्सेस जाएंगे तो इंडेमनिटी, क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो कहता है ये इंडेमनिटी तो ये कहता है कि किसी शख्स पे कोई केस इसलिए नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज वो विद होल्डिंग एजेंट था। क्रेडिट फॉर टैक्स क्रेडिट कलेक्टेड और डिडक्टेड का मतलब है कि वो शख्स जिससे टैक्स डिडक्ट हुआ है, और उस सेक्शन में ये नहीं लिखा कि ये फाइनल टैक्स है, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न में इसका टैक्स क्रेडिट लेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एडवांस टैक्स भी सिर्फ ये होता है कि साल के दौरान, और उसका फार्मूला वगैरह दिया हुआ है, इसको आप डिटेल में करेंगे तो जो नॉर्मली टैक्स लॉ वो लोग बेहतर समझ सकते हैं जिनकी अकाउंटिंग या थोड़ी बहुत अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है या अकाउंटिंग की स्टडीज़ की हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले वगैरह दिए हैं जो जिसके पीछे लॉजिक अकाउंटिंग की ही होती है। यहाँ पे उन्होंने एक सब सेक्शन 154(4) ऐड किया है और इस तरह हम जो है होपफुली ये विद होल्डिंग का सेक्शन जो है टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड एज ए फाइनल टैक्स, ये वो सारे सेक्शंस हैं जिसके तहत अगर आपसे टैक्स कलेक्ट हुआ है और इसमें सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 154A ऐड हुआ है, वही एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, अगर इसके तहत आपसे टैक्स डिडक्शन हुई है तो वो फाइनल टैक्स में आएगी, वरना वो मिनिमम टैक्स में आएगी जिसको आप फिर बाद में क्लेम कर सकते हैं। और फाइनल टैक्स में जो लोग आते हैं FTR, और ये सवाल भी पूछा जाता है टैक्स दोस्ती फैंस कि जी हमारी सर्टन इनकम्स जो हैं वो FTR यानी फाइनल टैक्स में क्यों है, तो इस सेक्शन के तहत हैं। और जब आपकी फ़ाइनल टैक्स इनकम आती है तो आप फिर उस साल के लॉसेस वगैरह उसमें से माइनस नहीं कर सकते, टैक्स क्रेडिट्स का बेनिफिट नहीं ले सकते और कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप नहीं ले सकते। ठीक है जी, तो आप देख रहे थे पार्ट 14, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स लॉ, और ये फाइनेंस एक्ट 2021 की चेंजेस के बाद है। इसका मतलब है टैक्स ईयर 2022 के मुताबिक जो आपने टैक्स लॉज फॉलो करने हैं, इस कमेंट्री को अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। हर एक सेक्शन में अगर आप देखेंगे, हर एक कमेंट्री के पार्ट में, पार्ट 1 से लेके पार्ट 14 तक टैक्स मास्टर क्लास में, टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पर, तो आप देखिए हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो कि इस सेक्शन या ये जो पार्ट है, जैसे अभी तक हम विद होल्डिंग टैक्स का पार्ट देख रहे थे, में क्या बेसिक लॉजिक है, क्या चीज़ है जो आपने सीखना शुरू करनी है। फिर ऑब्वियसली इस वीडियो में आपने शुरू में देखा होगा कि मैं आपको काफ़ी एक लंबा चौड़ा 15-20 साल का प्लान दिया कि इस तरीके से आप करेंगे। इस आपकी स्पेशलाइजेशन जो है, क्योंकि टैक्स में बहुत कम लोग करते हैं और बहुत ज़रूरत है, बेशक इसको बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सही टैक्स लॉ की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। तो आई होप कि इन कमेंट्री से आप मोटिवेट हो रहे हैं कि ये लॉ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इसको टाइम देना है। थैंक यू वेरी मच।